हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे इनक्यूबेशन। इनक्यूबेशन क्या है, ये क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, इसमें कितने नंबर का ट्यूब यूज़ करते हैं, हम सारी बातों को डिटेल में जानेंगे। आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। तो देखिए, इनक्यूबेशन मतलब इट इज़ अ इन्वेसिव प्रोसीजर, ट्यूब इंसर्शन। मैं लिखते चलती हूँ साथ साथ में। इट इज़ अ इन्वेसिव प्रोसीजर। कौन सा प्रोसीजर होता है? इन्वेसिव प्रोसीजर होता है। ये पहला पॉइंट हमारा ये क्लियर हो गया। फिर ट्यूब इंसर्शन इनसाइड ऑफ ट्रैकिया। इसमें क्या करते हैं हम? ट्यूब इंसर्शन करते हैं। इनसाइड ऑफ ट्रैकिया, ट्रैकिया में एक ट्यूब का इंसर्शन किया जाता है। अब बात यहाँ पे ये आती है कि जो ट्यूब इंसर्शन हम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, वो ईटी ट्यूब होता है। ईटी ट्यूब होता है, उसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, मतलब बॉडी के किस प्लेस में हम इंसर्ट करते हैं। तो कॉमन सी बात है कि जब हम इंक्यूबेशन की बात करते हैं तो इंक्यूबेशन हम ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए यूज़ करते हैं, देते हैं। जब पेशेंट स्पॉन्टेनियसली खुद से ब्रीथ नहीं कर पाता है तो हम इंक्यूबेट करते हैं उसको ब्रीथिंग देने के लिए, या फिर यदि कोई सर्जरी हो रही होती है, सर्जरी के टाइम पे क्या होता है कि एनेस्थेसिया दे दिया जाता है। तो उस टाइम पे हमारे बॉडी की चीफ मसल्स रिलैक्स हो जाती है, डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है, जिससे पेशेंट खुद से ब्रीथ मेंटेन नहीं कर पाता है तो उसे इंक्यूबेशन से, मीन्स ईटी ट्यूब से, इंडोट्रैकियल ट्यूब से उसको ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है। तो उसके लिए हम इंक्यूबेट करते हैं पेशेंट को। यदि एक्सेसिव लंग सिक्रेशन हो जाता है तो उसको रिमूव करने के लिए पेशेंट को इंक्यूबेट किया जाता है। तो आगे हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ET tube inside of trachea. Administration of ET tube inside of trachea through nose or mouth. नोज और माउथ। तो गाइस, यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाला ये है कि क्लिनिकल प्रैक्टिस में मोस्ट कॉमन हम किसको यूज़ करते हैं? माउथ को। मोस्ट कॉमन माउथ में यूज़ करते हैं, बिकॉज माउथ में वाइडनिंग होता है और नोज़ में उतना मतलब अच्छा नहीं होता है। क्लिनिकल प्रैक्टिस में माउथ ज़्यादा इंक्यूबेट करने के लिए हम जो ईटी ट्यूब, इंडोट्रैकियल ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं वो माउथ से ज़्यादा डाला जाता है। ठीक है। अब पर्पस की अगर हम बात कर लें कि इसका पर्पस क्या होता है, अब हम पर्पस की बात करते हैं। अब यदि हम पर्पस की बात कर लें तो हम पहले भी आप लोग को बता चुके हैं कि इसका पर्पस ही होता है इंडोट्रैकियल ट्यूब इंक्यूबेशन। इंडोट्रैकियल ट्यूब एडमिनिस्ट्रेशन का एक ही पर्पस होता है, टू मेंटेन ऑक्सीजन थेरेपी। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ O2 थेरेपी। क्या करने के लिए? O2 थेरेपी देने के लिए। ठीक है, हम इंक्यूबेट करते हैं। अब इंडिकेशन हम बात कर लेते हैं। इंडिकेशन की मतलब किस किस टाइम पे क्या क्या इंडिकेशन होता है जिसमें हम इंक्यूबेट करते हैं पेशेंट को। अगर हम बात करें इंडिकेशन की, देखिए इंडिकेशन में मैं आप लोग को बता देती हूँ। अगर सीवियर ARDS, ठीक है, सीवियर ARDS का मतलब होता है एक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस
सिंड्रोम। क्या होता है? एक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ठीक है। अगर पेशेंट को सीवियर ARDS है और पेशेंट स्पॉन्टेनियसली ब्रीथिंग मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इंक्यूबेट करेंगे पेशेंट को। अब इसमें हम अगर सीवियर ARDS है, वो स्पॉन्टेनियसली ब्रीथिंग मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तो ऑक्सीजन थेरेपी देने का कोई और मेथड नहीं हो सकता। यदि आप एरोसोल मास्क देंगे, सिंपल मास्क देंगे, या फिर नज़ल प्रॉन देंगे, नज़ल कैथेटर देंगे, कुछ भी देंगे, वो पेशेंट सीवियर ARDS है ना, एक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है उसको, तो वो खुद से मेंटेन नहीं कर सकता। तो इसके लिए हम पेशेंट को इंक्यूबेट करेंगे। अगर पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया, हम पहले भी बता चुके हैं आपको, अगर व्हेन पेशेंट है जनरल एनेस्थीसिया, सेकंड पॉइंट होगा हमारा व्हेन पेशेंट आ जनरल एनेस्थीसिया। अगर पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया है, जनरल एनेस्थीसिया दे रहे हैं, लाइक कोई ऑपरेशन है, सर्जरी है, तो उसमें भी हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन थेरेपी मेंटेन करने के लिए, ऑक्सीजन देने के लिए हम उसको इंक्यूबेट करेंगे। जैसे एनेस्थीसिया देते हैं, एनेस्थीसिया क्या करता है? होल बॉडी सेंसेशन को क्या कर देता है? लॉस कर देता है। होल बॉडी सेंसेशन को लॉस कर देता है। एनेस्थीसिया क्या करता है? होल बॉडी सेंसेशन को लॉस कर देता है। ठीक है। एनेस्थीसिया होल बॉडी सेंसेशन को लॉस कर देता है, जिसकी वजह से चीफ मसल्स हमारे बॉडी की ना रिलैक्स हो जाती हैं, तो पेशेंट खुद से ब्रीथ मेंटेन नहीं कर पाता है। डायफ्राम रिलैक्स हो जाएंगी तो खुद से ब्रीथ मेंटेन कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। ठीक। तो हम ऐसे में इस इंक्यूबेट करते हैं पेशेंट को। इंक्यूबेट करके फिर उसको ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है। रिमूविंग ऑफ एक्सेसिव लंग सिक्रेशन, अगर हम थर्ड पॉइंट में देख लें तो रिमूविंग ऑफ एक्सेसिव लंग सिक्रेशन, थर्ड पॉइंट अगर हम बात करें तो क्या होगा? रिमूविंग ऑफ एक्सेसिव लंग सिक्रेशन। अगर पेशेंट को एक्सेसिव, मतलब पेशेंट के लंग में एक्सेसिव सिक्रेशन हो रहे हैं, तो सिक्रेट हो रहा है, तो फिर कैसे मेंटेन करेंगे? उस ब्रीथिंग पैटर्न को मेंटेन करने के लिए, ब्रीथ को मेंटेन करने के लिए हम इंक्यूबेट करते हैं पेशेंट को। ठीक है। ऐसे आप इतना ध्यान रखो। अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन की। ये तो हमारे इंडिकेशंस थे हमारे, जिसमें हम इंक्यूबेट कर रहे थे। पहला इंडिकेशन हमारा था, हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहला इंडिकेशन था ARDS, एक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। हमारा दूसरा इंडिकेशन था, यदि पेशेंट को हम एनेस्थीसिया दे रहे हैं, जनरल एनेस्थीसिया दे रहे हैं किसी सर्जरी के लिए, तो उसका इंडिकेशन था इंक्यूबेशन, मतलब हम इंक्यूबेट कर देते हैं पेशेंट को। अगर जैसे कोई 10 घंटे की सर्जरी है, 5 घंटे की सर्जरी, 8 घंटे की सर्जरी है, तो उसकी चीफ मसल्स रिलैक्स हो जाएगी, तो पेशेंट खुद से ब्रीथ मेंटेन नहीं कर पाएगा। ऐसे में हम पेशेंट को इंक्यूबेट कर देते हैं। हमारा थर्ड है, जो आपके सामने लिखा है, रिमूविंग ऑफ एक्सेसिव लंग सिक्रेशन। ऐसे में भी हम पेशेंट को इंक्यूबेट करते हैं। ठीक है। अब हम कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात कर लेते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, गाइस अगर हम कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात कर लें तो मतलब हम किस में इंक्यूबेट पेशेंट को नहीं कर सकते, किस कंडीशन में? तो ये कंडीशन होता है हमारा लैरेंजियल एडिमा। ठीक है, या लैरेंजियल कार्सिनोमा। लैरेंजियल एडिमा या फिर कार्सिनोमा, कार्सिनोमा या फिर कैंसर, बात तो एक ही है। कार्सिनोमा, कैंसर, कैंसर। ठीक, हम कंपटीशन पढ़ रहे हैं, आई मीन जैसे हम आप लोग को